बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत के दौरान बड़े दिलचस्प रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जमहूरियत और इस्लाम में एक शख्स को तमाम इख्तियारात देने की इजाज़त ही नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस नाकाबिल एहतसाब कैसे हो सकता है? अगर मेरा कंडक्ट बहुत ज़्यादा नाकाबिल कबूल हो जाए तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस के इस्तिफ़ार पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती मुस्तकिल नहीं होती बल्कि मुद्दत मुलाजमत की रिटायरमेंट भी है। अगर किसी का कॉन्डक्ट नाकाबिल कबूल है तो वो अपनी रिटायरमेंट पर चला भी जाएगा। समाअत के दौरान सूरत हाल उस वक्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प हुई जब जजेस के दरमियान जवाब शुरू हो गया। चीफ जस्टिस के इस्तिफ़ार पर कि अगर पार्लियामेंट ने अपील का हक दे ही दिया है तो कौन सी क़यामत आ गई है, जिसका जवाब देते हुए जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले दुरुस्त नहीं हो सकते, लेकिन अगर हर केस में अपील का हक दे दिया जाए तो हर बंदा अपील लेकर आ भी जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट अपील का हक देने में बाख्तियार जरूर है, लेकिन तरमीम का तरीकाकार क्या होगा, असल मसला यह है। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और इस तरीकाकार से ही अपील का हक दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुल्क के मौजूदा हालात का जिम्मेदार फर्द वाहिद को करार देते हुए कहा कि मुल्क को इसी सोच ने तबाह किया है, चाहे मार्शल हो या कोई और, फर्द वाहिद ने ही मुल्की निजाम तबाह किया है। चीफ जस्टिस ने नाम लिए बगैर बार और बेंच को कहा कि मार्शल के सामने तो हथियार फेंक दिए जाते हैं, मगर जैसे ही पार्लियामान कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से मुतल्लिक केस की समाअत कोई शक नहीं कि अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है और रिमार्क से अंदाजा भी हो रहा है कि फैसला भी काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। इस सूरत हाल पर माहिरीन कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अब तक इस केस की समाअत के दौरान क्या चीज़ अखज़ की जा सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट का इस फुल जो कोर्ट है उसके अंदर कोई तफरीक वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। हमें तो ऐसा लगा। इनसे भी जान लेते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो जी। माहिर कानून है जी बैरिस्टर गौहर खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जो लीगल दरख्वास्तें उनको ये हेड भी कर रहे हैं। हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून ये हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जी बैरिस्टर गौहर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपने प्रोसीडिंग्स देखी, आज फुल कोर्ट था, हमने भी बड़ा एंजॉय किया। पाकिस्तान की तमाम मीडिया स्क्रीन पर देख रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे थे और हमें ऐसा लगा कि माजी की काफ़ी चीज़ें और जिसे मैं कह लूँ कि कोई स्कोर सेटलिंग हो रही। हमने देखा कि इस केस के अंदर जिन लोगों ने इससे पहले स्टे दिलवाया था उसमें वो 7 जजेस भी शामिल है। उमरता बंदयाल साहब तो चले गए। आपको क्या लग रहा है कि फर्क है वाकई इन 15 जजेस के बीच में? देखिए, जहां तक जजेस के दरमियान 15 जजेस के दरमियान फर्क का तासुर है तो ये बात सही नहीं है। जजेस अक्सर जब ऐसी केसेस सुनते हैं, स्पेशली जब कोई लॉ चैलेंज हुआ और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एट स्टेक हो, और स्पेशली ऐसा लॉ जो मौजूदा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस और प्रोसीजर से रिलेटेड है और एक राइट ऑफ अपील से रिलेटेड है जो आर्टिकल 184 में प्रोवाइडेड है, क्योंकि बड़ी मरतबा बड़े अरसा से ये एक जिक्र चला आ रहा था कि इसमें एक राइट ऑफ अपील होने चाहिए। ये एक अलग क्वेश्चन है कि वो राइट ऑफ अपील कैसे प्रोवाइड की जाए, कानून के जरिए से प्रोवाइड की जाए या आइन में तरमीम की जाए। तो ये सारे आईनी और कानूनी सवाल है और जब जज साहिबान कोई रिमार्क्स देते हैं और क्वेश्चंस करते हैं तो उनकी सिर्फ मुद्दा यही होती है कि जो क्वेश्चंस उनके जहन में होते हैं उनको उनका आंसर मिल जाए। इसलिए ऑन एंड ऑफ ये वकला साहिबान से ऐसे ही क्वेश्चन किया करते हैं और इससे जजेस के बाद दरमियान में किसी तफरीके का तासुर पैदा होना कोई सही बात नहीं है। मैं समझता हूँ जब ये डिलिबरेट करेंगे और डिसाइड करेंगे तो पहले तो मुझे उम्मीद है ये इस लॉ को डिक्लेयर करेंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्पेशली कि ये लॉ बाय लॉ आप ये रेमेडी लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकते। प्रोवाइड अगर करनी थी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के में अमेंडमेंट करके कर सकते थे। अभी फिलहाल टू अर्ली है कि जज साहिबान क्या करेंगे। बल्लग हो रहा है कि हर जज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हर जज अपना ही व्यू लिखेगा और फिर बाय मेजॉरिटी फैसला करेगा। पर मेरे ख्याल यही है कि ये लॉ डिक्लेयर होगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा सर, आज हमें समाअत में लगा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर किसी जज ने भी कोई सवाल नहीं किया। तरीका कार के ऊपर थोड़ी कंफ्यूजन है जिसको क्लियर करना जरूरी है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान के पास आईनी कानूनी इख्तियार है कि वो लेजिस्लेशन करे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऐसी नहीं है कि अगर कानून साजी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट यही है
कि पार्लियामान सुप्रीम है तो वो जो कानून साजी करे जिस तरीके से कर ले तो वही फाइनल वर्ड है। ये कानून जरूर ऐसा मौजूद है लेकिन बरतानिया में मौजूद है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो इस तरह है कि पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, आइन में तरमीम भी कर सकती है, लेकिन आइन के दायरे में रहते हुए। आइन ने जो तयन रखा है कि इन सब्जेक्ट मैटर पे आप कानून साजी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी पार्लियामान सुबहों के लिए कानून साजी नहीं कर सकती। सर्टन मैटर्स जिसपे सुबह कानून साजी करेंगे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे पार्लियामान हमारी नेशनल असेंबली कानून साजी करेगी। अब वो जिसपे कानून साजी करेगी वो कानून साजी का भी तयन है कि बाज़ चीज़ों में आप तरमीम प्रोवाइड करेंगे तो आप आइन में तरमीम करोगे और बाज़ में नया कानून या एग्जिस्टिंग लॉ में आप चेंज करेंगे। ये इस बात का बेसिकली है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन जो भी लेजिस्लेशन पार्लियामान पास करे, पार्लियामान के पास लामुतनाही पावर नहीं है कि एक मरतबा कानून साजी करे तो सुप्रीम कोर्ट बेग सीट ले लें कि वो तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हम तो इलेक्टेड नहीं है, जो उन्होंने कानून पास कर लिया वही हम पे एप्लीकेबल है। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून यही कहता है, आईन यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है वो ये देखे क्या ये आईन कानून जो असेंबली ने पास किया है वो आईन से तसादुम रखता है कि नहीं, या अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, आईन के किसी आर्टिकल के खिलाफ है और आईन के तयन करदा कवायद व जवाबित पार्लियामान के लिए कानून साजी के उसमें से किसी के खिलाफ है, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो ये कहे कि ये कानून गैर आईनी गैर कानूनी तरीके पे बना है। लेट्स सपोज अगर एक लॉ पास हो जाता है, मेजॉरिटी दरकार है और ये क्वेश्चन आ जाए कि मेजॉरिटी नहीं थी, तो क्या पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि नहीं, आईन का जो नुक्ता है कि मेजॉरिटी से लॉ पास हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर करेगी? ठीक, इस तरह के ये एक आईनी क्वेश्चंस है। ये सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है डिटेल जजमेंट देगी, रिजर्व करेगी, फिर पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट इसका क्या डिसाइड करेगी। ठीक है, हाफिज हसन साहब, एक स्टेज पर चीफ जस्टिस काजी फाइजल साहब ने कहा कि पाकिस्तान की इस तमाम प्रॉब्लम्स की वजह ना फर्द वाहिद है, यानी या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई मार्शल का दौर हो, या किसी सियासी जमात का सरबराह। फर्द वाहिद से मुराद यही लेंगे कि कुछ और आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो वो थोड़ा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई है और उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आई हैं वो बड़ी हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन हैं, और उसका अगर सारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बात इस नतीजे में पहुंचती है कि क्या पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो इतना ही इंडिस्पेंसिबल है कि अगर उसकी जो बेंच फिक्सेशन की पावर है अगर उसको 1+2 कर दिया जाए तो क्या उससे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हरफ आएगा? बुनियादी तौर पे बात यही है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिक्सेशन ऑफ बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 175, 176 जो सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करता है उसके अंदर चीफ जस्टिस और उसके साथ जो जजेस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। एक तो चीज ये बात है। दूसरी इस चीज के अंदर है कि हमारे पास जो फिक्सेशन ऑफ बेंचेस का इशू है या आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है, क्या वो पिछले कई सालों से उसको बड़ा फेयरली डिस्क्रिप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है जो लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर है? तो उसका बड़ा वाज़ेह जवाब है कि इसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है कि जिसके अंदर एक फर्द वाहिद जो है वो जब चाहे केस को फिक्स करे। इवन ये है कि उसके पास अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन भी जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन है तो उसको लगाए, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है तो वो 2 मेंबर्स बेंच पे केस को सुन ले, वो 3 मेंबर्स को सुन ले, वो 5 मेंबर्स बना दे, वो 7 मेंबर्स बना दे, वो 15 मेंबर्स बना दे, या वो फुल कोर्ट इसको बनाए। तो उसकी ये डिस्क्रिप्शन है कि वो फुल कोर्ट बुलाए या फुल कोर्ट ना बुलाए। तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तान के जस्टिस सेक्टर ने भी भुगता है और उस चीज को पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस ने भी और पाकिस्तान के जो बार काउंसिल्स ने उसके ऊपर भी बारहा इस चीज के अंदर कमेंट्स किए हैं। और इन चीजों को न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो आता रहा है और आपने इसकी मिसाल पिछले 1.25 साल के अंदर आपने देखी है। अब मैं आपको इस चीज के अंदर बताता जाऊं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो एक्चुअली है क्या है। नंबर 1 उसके अंदर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें तो वो उसके लिए 1+2 जो है उसके मुताबिक होना चाहिए और वो कमेटी एक फैसला करे। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर किसी जगह इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है
तो मिनिमम बेंच जो है वो 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। नंबर 3 उसके अंदर ये है कि आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है वो रिलेट करती है आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। 73 से लेके 93 तक इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती थी, और 93 से ऑनवर्ड जब इसका इस्तेमाल हुआ और अल्टीमेटली आपने ये देखा कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स भी और इस मुल्क के अंदर जो है वो आपकी प्राइस भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के नाम पे चुनी गई और उसके मर्जी के अंदर फैसले आए गए, और उन फैसलों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई और उसके अंदर आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिटिसिज्म भी आई। चौथा उसके अंदर ये है कि अगर आप 184(3) की जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी जुरिस्डिक्शन को स्ट्रेच करते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो क्या उसके अंदर सिर्फ रिव्यू ही काफी है कि राइट ऑफ अपील देना चाहिए? तो बिल्कुल हमारी बार एसोसिएशन और जस्टिस सेक्टर्स ये सारा करते रहे। उसके बाद ये है कि ये सारी चीजें जो थी ये डिबेट्स के अंदर थी। अब एक बात इसके अंदर ये आ गई है कि ये पार्लियामेंट क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोसीजर के लिए रेगुलेट कर सकती है कि नहीं है, तो उसका बड़ा वाज़ेह जवाब है। वो वाज़ेह जवाब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टार्ट ही इस चीज से होता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड थोड़ा इंतजार ना कर लिया जाता कि पार्लियामेंट जब फुल स्ट्रेंथ के ऊपर चल रही हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अंदर हो, दीगर जमातें भी उधर मौजूद हो, उसके बाद इसकी कानून साजी कर ली जाए। 2/3 मेजोरिटी वाली बात भी तो आज इसी बेंच के अंदर चल रही थी ना। मैं आपको चीज बताऊं ना जी कि बात इस वक्त सिर्फ कानून की हो रही है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हो रही है। जो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के है, उसके अंदर कहाँ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिफाइन किया वहां पे हरफ आता है। वहां कहाँ के ऊपर है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है मुतासिर होती है? वहां कहाँ पे इस चीज के अंदर है कि पार्लियामेंट इन चीजों को ट्रांसग्रेस हुआ? बस इतना है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 191 था, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 7 साल खुद रूल्स नहीं बनाए और 1956 के जो रूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे उनको चलाते रहे। उसके बाद ये है कि ये इश्यूज आते ही नहीं थे 184(3) को इन मामलात की। जब ये 93(4) से ये चीजें चली और जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ गया और पिछले 12-14 साल के अंदर आपने देखा कि यहाँ के ऊपर स्टील मिल भी आई, यहाँ पे रेकोडेक के ऊपर भी आया, यहाँ पे 2 प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो भी घर के अंदर चले गए। मैं आ जाता हूं दोबारा आपके पास आता हूं। मुझे बिल्कुल आ गया, रेकोर्डिंग भी बीच में आ गई, स्टील मिल भी आ गई। अब इन सब को प्राइवेटाइज किया जा रहा है ना, इन सब चीजों की जगह में इन सब के साथ मामला भी अब क्लियर हो रहे हैं। मैं गौर साहब को शामिल करूं सर, प्लीज उनको भी जरा भी शामिल करें, फिर आपके पास दोबारा आ रहा हूं। मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मैं दोबारा गौर साहब आप ये बताएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल है जिसको इंटेक्ट करने के लिए जिसके खिलाफ दरख्वास्तें भी हैं, ये इतना सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इतनी प्रैक्टिस नहीं की जितनी साकिब निसार साहब के दौर में हो गई, जितनी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुई। उस वक्त किसी को क्यों नहीं ख्याल आया? देखिए, मैं आपको इसका एक जिक्र करता हूं। ऐसा नहीं है जहां पे जैसा साहब फरमा रहे हैं मैं उसे डिसएग्री करने की जसारत करूंगा। देखो, बात दरअसल ये नहीं है कि कानून कितना अच्छा हो या कितना बुरा है और सुप्रीम कोर्ट में किस सदर की और कितनी ज्यादा रिफॉर्म चाहिए। यस, लोगों का कंसर्न ये जरूर है कि इस नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के हर चीज में इंटरवीन करे, पॉलिटिकल मामलात में इंटरवीन करे, लोगों को ये बताएं जी आप पानी पे भी बिल दें और लेबल कैसे लगते हैं जिस तरह साकिब निसार साहब किया करते थे। नहीं, ये एक रेगुलेट करना एक अलग बात है और लॉ प्रोवाइड करना, यह है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इशू इन्वॉल्व है। क्या बाय लॉ ये प्रोसीजर प्रोवाइड की जा सकती है? और ये अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम इस तरह है कि देखो, आईन में सेपरेशन ऑफ पावर है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है अपने रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए कैसे रिफॉर्म करते हैं। यस, अगर लॉ आ जाता है तो वो प्रोवाइडेड है। आईन में यह है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स आप बनाने। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान नहीं कह सकती कि आप 3 जज बैठ करके बेंच बनाए, 4 जज बेंच बन के बनाए। जब चीफ जस्टिस साहब बेंचेस का तयन करते हैं तो उनको पता होता है अगर हमारे 3 मेंबर बेंच एक ने फैसला किया है और उसमें कोई तजाद पाया जाता है तो लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट किया जाता है कि उसका करें। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके तयन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह करती है। ये कोई वेमो विस्किल बात नहीं है कि चीफ जस्टिस जब चाहे 4 मेंबर बना ले, जब चाहे फुल कोर्ट बटाए। ऐसा ही, अगर ऐसा ही होता तो कोई चीफ जस्टिस इतने भी कोई अंधेर नगरी नहीं है, रूल बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट चलाती रही है मामलात को। सिर्फ इशू यही है कि क्या पार्लियामान कानून साजी के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रैक्टिस प्रोसीजर प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं। अगर आईनी तरीक़ेकार जिस तरीके से मौजूद है उसको देखा जाए
तो अगर आप आईन में तरमीम करते तो आर्टिकल 184 के जो भी ऑर्डर आएगा उसके खिलाफ आप प्रोवाइड करते अपील। अगर प्रोवाइड नहीं किया था जिस तरह आर्टिकल 184 में, तो यही सिर्फ क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बाय लॉ ये प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली इसका बेनिफिशियरी कौन होगा अगर इंटैक्ट हो गया? ये मैं जरा थोड़ा सा आपकी बातें सारी अंडरस्टैंड हो गई। इसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इमीडिएट कौन होगा अगर ये कानून इंटैक्ट हो गया? ये 15 रुकनी फुल कोर्ट में से यानी अक्सरियत ने अगर इसको कर दिया तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जो अक्सरियत, एक तो पहली बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दी है कि लॉ इंटैक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर है, सुप्रीम कोर्ट ही ने फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला कर लिया बाय मेजॉरिटी या बाय यूनानिमसली कि यही लॉ आईन के मुताबिक है, दैट्स इट, फिर यही लॉ होगा और फिर इसका फायदे की कोई बात नहीं। वो तो अगर आर्टिकल 184 से जिनके खिलाफ ऑर्डर हुए उनको एक राइट ऑफ अपील मिलेगा, अपील लार्जर बेंच में जाएगा, बेंचेस भी कंस्टिट्यूट हो गए, चीफ जस्टिस के साथ 2 मेंबर और बैठे होंगे। अनलेस ता वक्त ये कि नया पार्लियामान आ जाए और नया पार्लियामान उस लॉ को रिपील कर ले, फिर जैसे भी होगा कानून के मुताबिक चलेगा। तो ये किसी को फायदा और नुकसान की बात नहीं हो रही और नहीं सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार है। जजेस भी तो ये चाहते हैं हम इस तरीके से चले, लेकिन ये आईनी कानूनी जिम्मेदारी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रही है। ठीक ठीक। अच्छा, मैं बस क्विक मिनट है और मैं आपसे चाहूंगा एहसान अहमद साहब, हाफिज साहब, ये बताएं, इतनी तो मुझे अंडरस्टैंडिंग गौर साहब से समझ आ गई और देखने वालों को भी पहुंच गई कि मामला ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये मामला है कि क्या इस कानून के अंदर तरमीम इन हालात में, जिस हालात में पार्लियामेंट ने की है, वो कर सकती कि नहीं कर सकती है। तो एतराज तो किसी को भी नहीं है, इसका मतलब तरीकाकार पे सिर्फ मामला है। देखिए, चीज ये है कि तरीकेकार का इसलिए मामला ये आया है कि पिछले 50 साल से आर्टिकल 191 के अंदर पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट नहीं किया और ये वो सारी चीजें थी जो हम सुप्रीम कोर्ट को कहते रहे थे कि आप अपने जो रूल्स हैं 1980 के उसके अंदर अमेंड कर लें। जब आपके चीफ जस्टिस ने 2019 से लेके 2023 तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई तो क्या मतलब है कि अगर चीफ जस्टिस कोई चीज नहीं करना चाह रहा तो सारे चुप करके बैठ जाए। अब जब पार्लियामेंट ने की, और ये बड़ी मजे की बात है, मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि केस टू केस ये डिफर किस तरह कर रहा है। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया तो इसको प्रेसिडेंट अलवी साहब ने अप्रूव किया हुआ है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बिल जो है ये पार्लियामेंट को वापस नहीं गया, ये उन्होंने अप्रूव किया इस चीज के अंदर। और जो जब दोबारा इस चीज को वापस भिजवाया गया है तो उनकी तरफ से ये जो आर्टिकल 75 के अंदर ये चीजें जब गई हैं तो उसके अंदर जब चीज आके तो एक बिल के सूरत के अंदर बना है बाय वर्च्यू ऑफ द पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन के बाद जो आया है, तो उसके अंदर आप ये देख लें कि इसका प्रोस्पेक्टिवली जब चीफ जस्टिस साहब ने 8 रुकनी बेंच बना के उसको रोका जी, तो आगे चीज क्या आई? आगे चीज ये आई कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं अपनी पावर जो है वो उसको किसी सूरत के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होने देता। बादियो नजर पे हमला है, ये लफ्ज बोला, ये बादियो नजर पे सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। आप देख लें कि आपका आज का चीफ जस्टिस ये कहता है कि मैं फर्द वाहिद नहीं बनना चाहता और मैं ये चाहता हूं कि ये पावर एक के साथ 2 मेरे साथ और शरीक हो जाए। अब अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये समझता है कि इस पावर एक्सरसाइज के अंदर है, और ये उन्हें भी पता है और आपको भी पता है कि पिछले 3-4 साल से किस तरह ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहा है और कितनी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होती रही है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख लें, अगर 2 हेयरिंग इसके ऊपर हुई, एक 18 को हुई है, आज एक 3 को हुई है। अब उसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस का माइंड नजर आ रहा है, वो जजेस जो पिछले 3-4 साल से एक बेंच की तरफ जा रहे थे वो इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ लेके जा रहे हैं, और जो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे वो ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन जो है अगर उसको जॉइंट अपकमिंग भी तो काफी अपकमिंग भी तो इसमें चीफ जस्टिस है ना। खैर बहरहाल हाफिज साहब वक्त खत्म हो गया और जाहिर बात है चीफ जस्टिस ने दीगर रिमार्क्स भी दिए जिसमें उन्होंने फर्द वाहिद को जिम्मेदार ठहराया। ये फर्द वाहिद कौन हो सकता है? जाहिर बात है सियासी रहनुमाओं से इससे मुतल्लिक जानेंगे। हाफिज एहसान अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर गौहर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। बोलो इस ब्रेक के बाद आज की समात में चीफ जस्टिस ने जहां दीगर स्टेटमेंट दी वहीं फर्द वाहिद से मुतालिक भी बात की कि मुल्की निज़ाम को तबाह करने में कोई ना कोई फर्द वाहिद है। उन्होंने अपने कमरे में मौजूद दीगर चीफ जस्टिस जो माजी के थे उनकी तरफ भी इशारा किया, तस्वीर की तरफ इशारा भी किया, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर यानी चीफ जस्टिस आर्मी चीफ्स के मुतालिक भी किया, और किसी भी शख्स कोई भी फर्द वाहिद हो तो उन्होंने कहा कि इसके बगैर मुल्क का ये हाल नहीं हो सकता। और माजी के हवाले से उन्होंने बोला कि मार्शल के सामने तो हथियार तक भी डाल दिए गए, मगर जैसे ही पार्लियामेंट कुछ करे तो हलफ याद आ जाता है। ये तमाम चीज़ें थी। ऐसे में पाकिस्तान की सियासत में जितनी पोलराइजेशन है और बड़े ही ख़ास वक्फे के बाद ना एक शख्स का नाम बहुत सामने आया,
और मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, और अभी कोई जोड़ तोड़ कह रहा था, मैं कह रहा था नहीं, मफाहमत के हवाले से उनका बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं माहौल में उनके हवाले से थोड़ी तसल्ली और तशफ़ी भी है कि कोई शख्स ऐसा है जो ये काम कर रहा है, जो एक ज़माने में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब करते थे, जो एक ज़माने में चौधरी शुजात साहब करते थे, वो है किरदार। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने वक्त दिया। मोहम्मद अली साहब, आप इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, चाहे इसके कि कहीं ना कहीं किसी ज़राए के ज़रिए खबर भी आ जाती है कि मोहम्मद अली दुरानी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हमने किसी किस्म का इस्तेकाक के साथ उनको नहीं भेजा। आप खुद ही सुनाते सारी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा इस्तेकाक तो जो मुझे मिला है या मैं समझता हूँ मेरे पास है, वो आपका दिया हुआ है, वो इस मुल्क का दिया हुआ है, इस मुल्क की पब्लिक का दिया हुआ है, इस मुल्क के मुस्तकबिल का दिया हुआ है। और मेरा जितनी भी कोशिश है, ना मैंने कभी क्लेम किया है कि मैं किसी के बिहेस्ट के ऊपर ये कर रहा हूँ, और ना मैंने ये क्लेम किया है कि मेरे पास कोई ऐसी ताकत है जिसकी बुनियाद पे इसमें से मैं कुछ निकाल सकूँगा। मेरी तो सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरी दुआ है, सबसे बड़ी ताकत मेरी कन्विक्शन है, सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरा ईमान है इस बात पे कि अच्छे काम को जब आप शुरू करते हैं तो उसी दिन से कामयाबी जो होती है वो आपके साथ साथ चलती है। अच्छी नीयत, अच्छी मंजिल, अच्छा रास्ता, अच्छी सोच, अच्छी उम्मीद, और रब से उतना मांगना जितना ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकते हो। हम क्या मांग रहे हैं? हम अपने मुल्क के लिए अमन मांग रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए खुशहाली मांग रहे हैं। आपको इतना एज हासिल है कि तमाम हल्के आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट हो, सियासतदान हो, आपकी काविश को कम अज़ कम ज़रूर मुस्बत गर्दान रहे। जो कोशिशें कर रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम भी आपको देख रही है, फॉलो कर रही है। इस वक्त आप जैसे बंदे की ज़रूरत भी है। इन कोशिशों में क्या माइनस भी कोई है? असल कोशिश तो तभी जोरावर होगी ना कि जब सभी मुस्बत हों। मौजूदा हालात में ये तो हमें भी पता है कि इमरान खान साहब ने माइनस होना है। मौजूदा हालात में हमें भी पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी उस तरह इजाज़त नहीं है, अपनी इलेक्शन कैंपेन या लोगों के साथ पब्लिक गैदरिंग करने की, इंटरेक्शन की इजाज़त नहीं है, जिस तरह पीपल्स पार्टी या जिस तरह नून लीग को है। तो इस माहौल को साजगार करने के लिए हर चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ है कि किसी को माइनस भी करने का प्लान है इसके अंदर? देखिए, मैं इसके बारे में जो आपको एक बात बताऊं कि जिसको पूरी कौम को भी समझना चाहिए, नौजवानों को भी समझना चाहिए कि माइनस और प्लस करना जो है, देखिए माइनस करना सिर्फ दो जगहों पे माइनस हो सकती है असूली तौर पे। अवाम किसी लीडर को माइनस कर दें या कानून या अदालत किसी चीज़ को माइनस कर दे। इसके अलावा इंतज़ाम के पास और इंतज़ामिया के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि किसी इलेक्टोरल प्रोसेस में से किसी फ़र्द को माइनस कर दे या किसी फ़र्द को प्लस कर दे। लिहाजा अगर मौजूदा हालात में देखें, बातें तो ये सारी हो रही हैं जो आपने फरमाई हैं, लेकिन इन बातों में से जहाँ तक किसी फ़र्द को माइनस करने के लिए किसी अदालत का कार्रवाई का ताल्लुक है तो वो कार्रवाई जो है वो अदालत का इस्तेकाक होता है, लेकिन उसके लिए बुनियाद जो होती है वो एविडेंस होती है कि जब किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस हो कि उसने कोई इंतहाई गैर कानूनी इक़दाम उठाया है तो उसको माइनस, अदालत उसके बारे में कोई भी फैसला कर सकती है। बैन ही अगर किसी भी एंटिटी, किसी सियासी जमात के साथ अगर इस किस्म का कोई मतलूब हो कि उसको माइनस करें तो उसके लिए तो एक कानूनी तकाजा है, आपको रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजना पड़ता है। और अच्छा, दूसरी बात जो ये भी क्लियर होनी चाहिए कि किसी फ़र्द की गलती की वजह से किसी जमात को जो है वो सीन से आउट नहीं किया जा सकता। जो फ़र्द गलती करेगा उस फ़र्द की सज़ा तो हो सकती है। अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है, कैपिटल हिल पे हमला हुआ, अफराद के ख़िलाफ़ फ़र्दन कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन वो एविडेंस की बुनियाद पे हो रही हैं, फ़र्द के ख़िलाफ़ हो रही हैं, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हो रही। पार्टी के ख़िलाफ़ करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा मोहम्मद अली साहब दुरानी साहब, पिछले दिनों आपकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी कि मैं इमरान खान साहब से जेल के अंदर मिलने के लिए भी तैयार हूँ और उनके घुटनों को हाथ लगा के कहूँगा खान साहब अब बस कर दें। तो खान साहब ने तो बस की हुई है, आप किस किस्म का बस चाह रहे हैं उनसे? नहीं, मैंने जो उस वक्त बात की थी और अभी भी यही कर रहा हूँ कि जब मैंने ये सारी बातचीत शुरू की ना रिकन्सिलिएशन की,
इसमें से जो सबसे इनकरेजिंग रवैया था वो पीटीआई के उस क़यादत का था जो इस वक्त भी पीटीआई के साथ है। उन्होंने कहा जी हम तो मफाहमत चाहते हैं और हम मफाहमत के लिए ही चाहते हैं और पूरी पार्टी में जो लड़ाने वाले थे वो जा चुके। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैं प्रेसिडेंट साहब से मिला, उनका भी यही रवैया था। उन्होंने कहा जी हम तो मफाहमत चाहते हैं। फिर मैंने पार्टी की जो लीडरशिप की, उनकी कलेक्टिव जो गैदरिंग थी उसमें भी बात हुई, उस पर भी उन्होंने अपनी लीडरशिप के रेफरेंस से भी कहा, खान साहब के रेफरेंस से भी कहा कि वो भी किसी सूरत में भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि इस वक्त एक मफाहमत की फ़िज़ा बने। तो इस चीज़ से डेफिनेटली मुझे इनकरेजमेंट मिली और मैंने इसकी बुनियाद के ऊपर जो है तमाम लोगों को मोटिवेट किया। फिर मैंने अदर पॉलिटिकल लीडर से भी फर्दन राब्ते करके मैंने इस चीज़ पे इसरार किया। और जब मैं इनसे प्रेसिडेंट साहब से मिला था, पीटीआई की लीडरशिप से मिला था, मैंने 3 नुकात उनके सामने रखे थे। ये नुकात ऐसे हैं जिन्हें अभी थोड़ा नई बात है, समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मैंने कहा था कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज, इसको सियासी कन्फ्रंटेशन से निकाल दिया जाए। इन तीनों को, पाकिस्तान को, किसी को पाकिस्तान का गद्दार बनाने की कोशिश ना की जाए, जमहूरियत के ज़रिए किसी से इंतकाम लेने की कोशिश ना किया जाए और फ़ौज को इस्तेमाल करने की कोशिश ना की जाए कि जी हमें इक़्तिदार तक पहुंचा दें या किसी को इक़्तिदार से निकाल दें। ऐसी सूरत हाल में अगर इन 3 चीज़ों को हम अपनी सियासत से निकाल देते हैं, बाकी एक मुस्बत सियासत है, आप अपना प्रोग्राम लेके आएँ, मईशत का लाएँ, तालीम का लाएँ, सेहत का लाएँ, मुल्क की तरक्की का लाएँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाएँ, जो भी लाएँ, एग्रीकल्चर का लाएँ। साहब, आपने बताया कि आपको तसल्ली हुई कि एक स्टेप वक्त और हालात को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो बाहर है, जिसमें सदर पाकिस्तान शामिल हैं, जिसमें असद कैसर वगैरह से ग्रुप से भी आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हम मफाहमत चाहते हैं इस वक्त। इनकी मफाहमत, जाहिर बात आपने कहा दीगर सियासतदानों से भी मैं बात की, इनका मामला आपको पता है पीपल्स पार्टी से तो है नहीं, इनका मामला मुस्लिम लीग नून से भी इस वक्त नहीं है। ये मफाहमत वाला मामला डेफिनेटली इदारों से है। तो आप ये मैसेज आपने दूसरी जगह पे भी कन्वे किया जाके इसी तरह कोई मुलाकात करके? देखें इदारों के बारे में, इदारों के रेफरेंस से, देखें मैं तो हमेशा से इस चीज़ का कायल रहा हूँ और मैंने इन तीनों पॉइंट्स में भी रखा है कि इदारों को सियासत में खुद ब खुद घसीटने की कोशिश ना की जाए। इदारों का जहाँ तक शदीद गिला है वो 9 तारीख के वाक़यात के ऊपर है और वो वाक़यात जो हैं वो अफराद के किए हुए हैं और उन अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो एक कानूनी और कार्रवाई हो रही है। उसमें एक शिकायत पीटीआई वालों की है कि जी उसमें जो डिस्टॉर्शन की गई है इंतज़ामिया की तरफ से, वो बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो उनकी एक जायज़ है, उसको वो अदालतों में भी लेके गए हैं, अदालतों में बेल्स भी हो रही हैं, अदालतों में प्रोसेस भी हो रहा है और ये सारा अमल जो है ये चल रहा है। एक और जो दूसरी तरफ जो एक और जिसे कहते हैं शिकवा या एक एतराज़ या एक गिला मौजूद है, वो ये है कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं और वो पीटीआई के हमायती हैं, उनमें से बाज़ लोग जो है जो अपने आप को नुमाइंदा पोजीशन में ले आते हैं, वो रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बाज़ ऐसी बातें करते हैं जिनसे दिल शिकनी होती है यहाँ पे रहने वालों की। तो मैंने इस सिलसिले में भी बातचीत की है, जो बाहर लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे भी की है। मैंने उन्हें ये कहा है कि आपका पाकिस्तान में सब कुछ आपका पाकिस्तान में है, आपकी लीडरशिप भी इस वक्त पाकिस्तान में है, आपकी पार्टी भी पाकिस्तान में है, आपकी सियासत भी पाकिस्तान में है। लिहाजा अगर आपने सियासत करनी है तो आप उन लोगों से मुकाबला करें जो आपका सियासत में आपके मुकाबले में है। वो लोग जिनसे आपका मुकाबला ही नहीं है और कोई मुल्क भी, कोई सियासी पार्टी भी, देखें ये हमारी पूरी कौम को समझने की बात है कि सब कॉन्टिनेंट में गांधी से लेके कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेके अब्दुल गफ्फार, जितने भी यहाँ के बड़े लीडर गुजरे हैं, सब ने अदम तशद्दुद की पॉलिसी अख्तियार की है, सब ने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद की है। आपकी इस नेक नीयति के साथ जो कोशिशें करें, परवरदिगार आपको दूसरी जाने तो उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से मिले जिस तरह आपने इब्तिदा में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको बड़ा मुस्बत रिस्पॉन्स मिला है और ये कोशिश कहीं ना कहीं ऐसी हो कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद हो गए। कारा साहब, मैं सवाल आपको बता देता हूँ। जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत और जनरल फैज़ हमारे पास आए थे कि कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनको एक्सटेंशन देनी है और ये कहा था कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है। क्या ऐसा ही हुआ था? वाकई आपके पास आए थे? इसका जवाब लेने से पहले जरा पहले सुन लें उन्होंने कहा क्या। जी कारे साहब, ऐसा ही है? सेनेटर मुश्ताक साहब की बात को दुरुस्त मान लें कि सीनियर क़यादत पहुंची थी जमात इस्लामी के पास जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए। मेरा ख्याल है जो सेनेटर साहब फरमा रहे हैं उनके साथ सेनेट में हमारे जो लोग हैं, हमारे साथी जो हैं, उन्होंने राब्ता किया होगा। अगर किया होगा मुझे नहीं पता, इसी तरह मुस्लिम लीग ने भी किया होगा। मेरे पहली बात तो यह है कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है, नहीं मैं उसका हिस्सा था कि मैं उस वक्त असेंबली में ही नहीं था और मेरे इल्म में भी नहीं है कि ऐसा कोई राब्ता हुआ। मुश्ताक साहब कह रहे हैं तो उनके साथ हो सकता है, मैं नहीं कहता कि किसी ने राब्ता नहीं किया होगा या किसी से बात नहीं हुई होगी। चले इतना बता दें, कुछ अंडरस्टैंडिंग थी? ये कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग थी मुस्लिम लीग नून के साथ? मैं जरा अर्ज कर। जी सर, जी सर, जी सर। जहां तक ताल्लुक उनको एक्सटेंशन देने का है, हाँ हमारी जमातों ने उनको वोट दिया, ये बात दुरुस्त है। ये बात भी अगर देखा जाए तो करीने क़यास है, लगता है, क्योंकि इमरान खान साहब और उस वक्त की क़यादत जो थी मिलिट्री की, उनका आपस में जो राब्ता था, उसके नतीजे में अपोजिशन और अपोजिशन की जमातों के लिए तो जिंदगी तंग थी और एजेंसीज के हेड जो थे उनकी वजह से भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी और ये नक्सिस दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। और अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन न दी जाती, ये मेरा ख्याल है, मेरी जमात का नहीं, तो जो उनके बाद इमरान खान साहब लाना चाहते थे जिनको, उनके बारे में बहुत सारा मुबाहिसा हो चुका, उनके खिलाफ अदम एतमाद की वजह भी वही बनी, कई वजूहात में से एक वजह वो भी बनी कि वो अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट करने के बाद अपनी मर्जी का इंतखाब चाहते थे। लिहाजा आप इस नक्सिस को, जिससे पाकिस्तान का और बड़ा नुकसान हो रहा था और बड़ा नुकसान होने का एहतमाल था, उसके खिलाफ ये एक फैसला हुआ। उसकी डिटेल क्या है क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात मिसाल के तौर पे आइडियलिस्टिकली तो दुरुस्त है, अपनी जगह दुरुस्त है। अच्छा, मुझे आखिर में ये जवाब दे दे कि हमने देखा नून लीग पाकिस्तान के हालात के जिम्मेदार ना जनरल बाजवा, जनरल फैज साहब और 3-4 जस्टिस को दिया, लेकिन फिर वापस हो गए। उन्होंने कहा फिर एट द स्पॉट फिर चेक करेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा फर्द वाहिद है पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार, वो कोई भी हो सकता है। उन्होंने अपनी जुडिशरी की तरफ भी इशारा किया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा किया, सियासी जमातों की तरफ इशारा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के इन हालात का जिम्मेदार किसको ठहराती है? देखिए, जिम्मेदारी तो का तयन करना तो खैर काफी मुश्किल काम है, किसी एक फर्द के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए। हाँ, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए जिस बंदे ने निज़ाम को डीरेल किया, जिसने सिस्टम को जमहूरी निज़ाम की बजाय आमराना निज़ाम को मुस्तहकम करने और इदारों को अपना शख्सी ताबे बनाने का आगाज किया, उसका नाम यकीनन जनरल अयूब खान था, उसका नाम सिकंदर मिर्जा था और फिर बाद में आने वाले अबाब भी इसी तरह ही थे। उसके बाद फिर इसमें जुडिशरी भी शामिल है, इसमें सियासतदान भी शामिल है जो फिर कॉपरेशन भी करते रहे, इसमें मीडिया के लोग भी हैं, इसके दूसरी तरफ भी लोग खड़े हैं, वो भी इन इदारों के अंदर और अदलिया के अंदर और सियासतदानों के अंदर बड़ी तादाद में, मीडिया के अंदर बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद थे जो जमहूरी निज़ाम के लिए कोशिश करते रहे, मारे खाते रहे, जेलें भुगतते रहे। लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी जो उसकी वजह से बेनिफिशियरीज थे। तो असल में अगर किसी एक फर्द की तरफ जाया जाए और किसी एक वक्त का फैसला जो कि मुनासिब नहीं होगा, ये तसलसल से निज़ाम गिरता गया है, निज़ाम में इन्हितात आता गया है और उसकी बुनियाद जो थी अगर देखी जाए, आगाज देखा जाए, तो जिस शख्स ने अपने इक़्तिदार के लिए, क्योंकि उस वक्त जब अयूब खान ने टेक ओवर किया, उस वक्त पाकिस्तान में उनका अपना बनाया हुआ आइन लागू था, मुल्क के अंदर 56 का आइन मौजूद था और मुल्क के अंदर कोई एहतजाज नहीं था,
उस आइन के ऊपर बिल उमूम इत्तेफाक राय था और कोई वजह नहीं थी कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाता। बाद के मार्शल लॉ के जवाब घड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसका तो जवाब ही कोई नहीं था। तो वहां से इसका आगाज होता है मेरी दानिश में, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है ये दुरुस्त ना हो। बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब। प्रोग्राम के फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें।